अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। 170 अरब के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और उसके साथ साथ मिनी बजट भी आ रहा है। इसका ऐलान वजीर ख़जाना ने वाज़े तौर पर कर दिया है। इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी वाक़ई हुई है, क्यों हुई है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का पूरा फोकस पहले हिस्से का प्रोग्राम में IMF और IMF से होने वाली डील पर रखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी और फिर ज़बरदस्त मंदी भी देखी जा रही है। 700 पॉइंट्स गुज़िश्ता रोज़ बेहतर होते हैं, 700 के करीब पॉइंट्स आज गिरावट का शिकार है। अब से थोड़ी देर पहले तक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कमी पर पहुँच चुके हैं। कैसे मैनेज होंगी चीज़ें, कैसे आगे बढ़ना होगा। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर और दीगर अफराद यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, इस पर भी बात करेंगे। मौसम सरमा में आने वाले बिजली और गैस के बिल देखकर तमाम लोग परेशान हैं और इस बात से डरे और खौफजदा हैं कि मौसम गर्मा में क्या बनेगा। बिजली महंगी है, गैस महंगी है। दूसरी तरफ अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आवाम के लिए क्या होगा, IMF से क्या बात हुई होगी। वज़ीर ख़जाना ने तो अपनी तकरीर में बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं। नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब हारून अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नईम साहब, पहले सर आपसे ज़रा, नईम साहब, इस वक्त IMF के साथ डील हुई और हम बड़े लंबे अरसे से इसका वेट कर रहे थे, मुज़ाकरात चलते रहे, कल फिर आखिरकार ये किसी नहज पर पहुंच गए। 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दूसरी तरफ पहले ही कह दिया था, बल्कि वार्निंग दे दी थी कि गुर्बत में इजाफा हो जाएगा अगर IMF और पाकिस्तान की हुकूमत ने गरीबों का ख्याल ना रखा। शुक्रिया साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी डील नहीं हुई, अभी ये प्रोसेस में है। अभी आप देखें कि आज सुबह 9 बजे हमें MEFP मिला है। ठीक, ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट बेसिकली पहले ही दिन आके मिल जाता है, जिसके ऊपर फिर आपस में डिस्कशंस होती हैं। उन्होंने बेसिकली IMF इस दफ़ा बहुत टाइट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि जब हम अंदरूनी तौर पे अपने फैसले नहीं कर पाए तो शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि बाहर के कोई लोग आगे हमारे हालात ठीक कर दें, हमें सुधार दें। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, हमारा जो माशी तवाज़न है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, उसको हम तो पिछली गवर्नमेंटों पे डाल रहे हैं या उसको सियासत की नज़र कर रहे हैं। आज के दिनों में आप देखें जो भी बात होती है वो यही होती है कि पिछली हुकूमत ने ये किया, ये मायदा फ़लाँ हुकूमत ने किया, उस मायदे को हम भुगतें, जबकि ये पहला मायदा नहीं है, ये 22वां मायदा है। और इस 22 मायदे में पूरे पाकिस्तान की पिछली सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसमें शामिल रही हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, और ये स्टेक होल्डर हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री। वो ये हमारे आपके लिए इन लोगों ने मायदे किए हैं, ये मुल्क की तरक्की के लिए मायदे किए हैं। अगर आप ये कहें कि पिछले 3 साल किसी ने मुल्क तबाह कर दिया और वो पिछले 5 साल उन्होंने तबाह कर दिया, तो ये तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। चलिए, मुझे एक नईम साहब ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो आपसे और हारून अस्करी साहब से इस पर भी बात करता हूँ कि अभी ये जो 170 अरब के नए टैक्सेस हैं ये कैसे लगेंगे, अवाम पर इसका बोझ कैसे पड़ेगा और अवाम क्या ये बोझ उठाने की सकत रखती है। वापस वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले IMF के 170 अरब के टैक्सेस पर और मिनी बजट वाले मामले पर बात हो रही थी। नईम साहब के मुताबिक अभी तक मामलात पूरी तरह से तय नहीं पाए हैं, अभी उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो तब्दीली की तरफ जा सकती हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का। इस पर भी बात कर लेते हैं। हारून अस्करी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? अच्छा हारून साहब, सर 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे और दूसरी तरफ मिनी बजट आएगा, कैसे देख रहे हैं सर, क्या मामलात हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और मैं उनकी बात को दोहराना तो नहीं चाहूँगा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन ये बात दोहराने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो टैक्स लगेंगे ये जाहिर बात है कि उन जगहों पे लगेंगे जहाँ से टैक्स आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि ये पेट्रोल पे लग सकते हैं, ये विद होल्डिंग मोड में लग सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ FBR के रिफॉर्म्स
जो कि वक्त की ज़रूरत थी और है, वो अभी तक चूंकि हुए नहीं है, लिहाजा हमारी टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी जो है वो इस लायक और इस तरीके के ऊपर पाबंद यानी तैयार नहीं है कि वो उन जगहों पर टैक्स लगा सके जहां से टैक्स की वसूलियाबी अभी तक नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर रियल स्टेट में या एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में। तो जो नए टैक्स की बात हो रही है वो जाहिर बात है उन्हीं जगहों पे लगेगा जहां से टैक्स पहले से कलेक्ट किया जा रहा था, और वहीं पे चूंकि आसानी से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर ये बोझ आएगा और किसी पर नहीं आएगा। तो ये तो बात रही आपके सवाल का जवाब मेरी राय में कि 170 अरब का टैक्स कहाँ लगेगा। लेकिन ये चूंकि टैक्स लगाना एक मजबूरी है, और ये जो आपका आज मेमोरेंडम आया है ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज MEFP, वो भी ड्राफ्ट फॉर्मेट में है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ओवर द वीकेंड और नेक्स्ट फ्यू डेज इस पर इसको मामलात पे तय देखेगी। करेंगे। अच्छा, मैं और इसके बाद एक और चीज़ हारून साहब, इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं जिस पर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक चीज़ नईम साहब, इस सारे टैक्सेस के बीच में हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी पर बात हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा जी ये मामलात हो चुके हैं ऑलरेडी। पेट्रोलियम लेवी पे 50 रुपये की बात हुई, अब उसको 10 रुपये 5.5 रुपये करके बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ बिजली के बिल होंगे, लाइन लॉसेज होंगे, सर्कुलर डेट होगा, इन पर भी काबू पाना होगा। सब्सिडीज़, उसको देखना होगा कि सब्सिडीज़ कहाँ दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं। इंडस्ट्री की बेहतरी कैसे होगी, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बिल को कैसे कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल की मद में जो बाहर जाता है हमारा इंपोर्ट बिल, ये सारे बड़े मसाइल हैं। ट्रेड पॉलिसी है, कैसे चलेंगे सर? सर आप जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यही बातें हुकूमत में बैठे हुए लोगों को करनी चाहिए। पहले आप अपने इश्यूज़ को फ्रेम तो करें, आप अपने लॉसेस को फ्रेम तो करें, आप अपनी डिमांड्स को फ्रेम तो करें, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को फ्रेम तो करें। आप देखें कि कहाँ कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है और कहाँ कहाँ पे आप वो नुकसान कम कर सकते हैं। हमारी सिचुएशन इस वक्त ये है कि हम प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रॉफिट से कोसों दूर हैं। हमारा इशू इस वक्त ये है कि IMF को भी मैं इसमें बड़ा मोर्दे इल्ज़ाम ठहराऊँगा मैं, इसलिए कि वो भी जब आती हैं तो वो ये देखते हैं कि कन्वीनियंटली कहाँ से टैक्स ले सकते हैं, आसानी से किसको दबा सकते हैं। हारून अस्करी साहब जैसे बात कर रहे थे कि टैक्स लेने के लिए सबसे आसान क्या काम है, इसको जिसको कहते हैं शावर इम्पैक्ट, यानी कि आप बारिश की सूरत में टैक्स कलेक्ट करें। यानी कि बिजली सब इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस सब अमीर गरीब इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल अमीर गरीब इस्तेमाल कर रहा है, तो आप प्रो डेटा इक्वल बेसिस पे हर बंदे से कैसे उसकी बिजली बढ़ा सकते हैं, उसे कैसे टैक्स ले सकते हैं। अगर एक आदमी की तनख्वाह ही 20,000 है और उसके ऊपर आप कहते हैं 100 यूनिट पे वो अनदर 95% अव्वल तो सर 100 यूनिट वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। 100 यूनिट तो कहीं आते ही नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि आप जब भी आते हैं तीन, तो ये कब तक एक वक्त आएगा जब ये लोग बिल्कुल दीवार के साथ लग जाएंगे और लोग अपने घर की बिजली का बिल भी नहीं दे सकेंगे। अभी इशू ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका नहीं हुआ। अभी आपको ड्राफ्ट एग्रीमेंट उन्होंने दिया है जो आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। वो चीज़ें यही हैं कि आप गरीबों पे और बोझ डाल दें और आप जो है सब पे इक्वल तरीके से टैक्स है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। उसके बाद आपका जो है SLA होना है, उसके बाद बोर्ड में ये जाएगा, उसके बाद फिर आपको कहीं जाके 1.1 बिलियन डॉलर की जो ट्रेंच की बात करें वो हमें मिलेगी। लेकिन इससे पहले एक और बात ये भी है कि आपके जितने बाइलेटरल रिलेशन हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे UAE है, जैसे चाइना है, इनसे जो 4 बिलियन डॉलर आने थे, ये वहाँ पे बैठ के IMF के बोर्ड में इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो कहेंगे हाँ हम पाकिस्तान ये इस्लाहात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को ये पैसे देंगे, तो तब IMF आपकी ट्रेंच रिलीज़ करेगा। इसके अलावा देखिए अभी हमारे जो कमर्शियल बैंकों के लोन थे बाहर वाले, वो 2.5 बिलियन डॉलर वो लोग निकाल के ले गए। अगर वो ना निकालते तो हमारे पास ये पैसे
वो पड़ी होते। अब इस वक्त आपके पास सिर्फ $2.9 बिलियन जो हैं, ये तो ना होने के बराबर, 15 दिन की इंपोर्ट भी नहीं है आपकी जो इस वक्त आपके पास फॉरेन रिजर्व्स है। दूसरी बात ये है कि आपके पास 9,000 कंटेनर आपका पोर्ट पे पड़ा है, वो $3 to $4 बिलियन। अच्छा, एलसीज, हाँ, ये आपने। उसके अलावा आपका $2 बिलियन का डिविडेंड है जो फॉरेन कंपनी से यहाँ से बाहर भेजना है, वो है। तो सर देखें, अभी जो बात आपने शुरू की थी तो मेरा दिल कर रहा था कि जैसे कोई ये बात मिनिस्ट्री में बैठ के हो। फिर आप हमारे मुल्क में देखिए जितना स्टेक होल्डर है ना, मसलन आप देखें कि अगर ट्रेडर्स हैं उनसे बात करें, अब पाकिस्तान में 25 लाख दुकानें हैं, लेकिन अब टैक्स में देखेंगे तो शायद 30,000 लोग भी टैक्स नहीं दे रहे होंगे। एग्रीकल्चर जीडीपी का 21% है, लेकिन जब आप उधर जाएंगे तो पता चलेगा कि पूरे साल में एग्रीकल्चर। अच्छा, एक चीज बताएं, मैं जरा हारून साहब से भी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो टारगेटेड सब्सिडीज की बात हो रही है, मैं जरा हारून साहब सर, टारगेटेड सब्सिडीज की बात हो रही है कि उसको भी बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाएगा। अब ये जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं, ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हैं बिजली की मद में और दीगर मामलात में जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करके देती हैं। फिर दोबारा से हम देखेंगे कि ताजिर या एप्टिमा या दीगर जो एसोसिएशंस हैं वो फिर सरापा एहतजाज होंगी। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा और बड़ा अहम सवाल किया है। और आप देखें कि हमारे पास जो टोटल सब्सिडीज हैं वो तकरीबन 1.46-1.5 ट्रिलियन के लगभग हैं, जिसके अंदर से 685 मिलियन के तकरीबन जो है वो बजटेड हैं और 700 और 800 के लगभग जो है वो अनबजटेड हैं। और इसमें से जो 87 और 90% ऑफ दिस अनबजटेड सब्सिडीज का है वो पावर सेक्टर का है। तो सवाल ये है कि हमारा जो पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, यानी कि जो सर्कुलर डेट जैसे कि आपने कहा, तो सबसे पहले तो हमें इसको देखना है। दूसरी बात ये कि और फिर ये कि खजाना खाली है हमारे पास, यानी नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने जो IMF को नंबर दिए हैं उनमें ये बताया है हमने कि आइंदा माली साल में हमें तकरीबन $30 बिलियन की जरूरत है। और इस दूसरी बात ये बताई गई है कि जो हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है वो 5.2 ट्रिलियन रुपीस का हमें देना है, जबकि हमारा बजट तकरीबन 10 ट्रिलियन का है। यानी कि 55 या 52% जो है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में। तो जब खजाना हमारा खाली है, सब्सिडीज हम देना चाह रहे हैं, तो और फिर वो अनटारगेटेड है, यानी कि वो सबको मिल रही है सब्सिडीज, तो ये तो सस्टेनेबल है ही नहीं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको इन्हेंस करना चाहिए, वहां पर लोगों को पैसे देने चाहिए और ये तमाम सब्सिडीज जो हैं उनको खत्म करना चाहिए। तो फिर ये टारगेटेड सब्सिडी हो जाएगी ताकि गरीबों को आप फायदा दे दें और अमीरों से यानी और मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो इस बर्डन को शेयर करें। पाकिस्तान की हालत जो है वो इस वक्त काफी से ज्यादा खराब है फाइनेंशियली, लिहाजा तमाम अफराद पर इस बात का फर्ज बनता है कि हम इस तकलीफ में बराबरी का साथ दें, वहां सिवाय इसके कि जो इंतहाई गरीब तबका है यानी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो भी काफी तादाद में है। मेरे ख्याल से कोई 40% और बिटवीन 35 एंड 40%। अच्छा हारून साहब, वो तबका भी अब इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक चीज आप 2000 से पहले हारून साहब इस पे जरा बात कीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसका सारे का सारा असर गरीब पे पड़ता है। अब उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? उसको जस्टिफाई बिल्कुल एक ही तरीके से हम कर सकते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी का मकसद ही ये है कि आप गरीबों को डायरेक्ट पेमेंट कर दें, यानी एहसास प्रोग्राम को डबल कर दें, एनहांस कर दें, और तो फिर उनको पैसे मिल जाएंगे ताकि वो महंगा पेट्रोल खरीद सकें। और जिन लोगों को ये एहसास प्रोग्राम के तहत या बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे नहीं मिल रहे वो इसकी फुल प्राइस देंगे। पाकिस्तान की जो हालत है और हमें अपने जो भी हमारे अखराजात हैं, जब पेट्रोल महंगा या बिजली हमें जो जितने की यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो आ रही है शायद 32 या 34 रुपए की, हम बेच रहे हैं 26 या 27 रुपए की, तो ये सस्टेनेबल है ही नहीं। अच्छा नईम साहब, जल्दी से एक शॉर्ट में मुझे बस आपका आंसर इसी पर चाहिए। ये जो बात हो रही है कि सब्सिडीज टारगेटेड कैसे होंगी?
सर देखिए, जैसे गरीबों को आप डायरेक्ट जो है एड दें, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र किया हुआ। लेकिन सर ये मसले का हल नहीं है। एंड ऑफ द डे आप देखें कि आपकी डेट सर्विसिंग 3.8 बिलियन से ट्रिलियन से 5.2 ट्रिलियन पे होगी। 5,000 अरब रुपया डेट सर्विसिंग पे दे रहे हैं। उसके बाद 2600 अरब रुपया आप इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट है, 1600 अरब रुपया आपका गैस का है। उसके अलावा आप देखें सर, आपने कहा था पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 बिलियन कलेक्ट करेंगे, आपने टोटल 200 बिलियन कलेक्ट किए है। ये 600 अभी जो 170 बिलियन के टैक्स की बात हो रही है ना, ये आपको सामने सामने नजर आ रहे हैं। एक्चुअली आपको 500 बिलियन के टैक्स लगाने होंगे या रेवेन्यू। अच्छा वो क्या करेगी गवर्नमेंट? पीएचडीपी 300 बिलियन कम कर लेगी और किसी से कम, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन जो अमीरों से टैक्स लेना है, जो टैक्स टू टैक्सेबल, मैं हमेशा कहता हूँ कि टैक्स टू टैक्सेबल, जब तक टैक्स टू टैक्सेबल नहीं करेंगे इस मुल्क की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं हो सकती। बड़े लोग टैक्स नहीं दें, छोटे लोग जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मारे जाएं, तो कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सर इसमें एक चीज और, अब जरा जल्दी से, मैं चूंकि चाह ये रहा हूं कि थोड़ी ज्यादा बात हो जाए। अब आपने सब्सिडीज पे बात कर ली है हारून साहब, टैक्सेशन बढ़ेगी तो कहां कहां बढ़ने का ज्यादा इम्कान है? सुपर टैक्सेस की मद में बढ़ेगी, बड़े लोगों को लगेगी, एडवांस टैक्सेस की मद में बढ़ेगी, प्रॉपर्टी पर बढ़ जाएगा, गरीब आदमी के लिए इनकम टैक्स में भी कुछ मसाइल होंगे, सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, इन चीजों को किस तरह से करेंगे कि गरीब पर बोझ ना पड़ेगी? वजीर खजाना कैसे कह रहे हैं? ये अरसलान साहब, ये आप ने जो सवाल किया है इसका जवाब पहले ही हम दे चुके हैं, और वो यही है कि नए टैक्सेस इतने जल्दी सिर्फ उसी जगह लग सकते हैं जहां से टैक्स अभी वसूल किया जा रहा है, क्योंकि नए टैक्सेस के लिए जो वक्त दरकार है, जो रिफॉर्म्स दरकार हैं, वो हुई नहीं है। तो वो हो ही नहीं सकता कि नई जगहों पर टैक्स लगे। यही है कि जो जो जहां जहां टैक्स लगा हुआ है, और विद होल्डिंग टैक्स और सेल टैक्स और जीएसटी, इसी के ऊपर, और पेट्रोल का टैक्स और बिजली में टैक्स, यही लग सकता है, और जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और 85% ऑफ द टैक्सेशन दैट वी रिसीव वी कलेक्ट, वो इनडायरेक्ट तरीके से ही लेते हैं, जिसका असर गरीबों पर पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि देखिए, आईएमएफ वालों के पास से दो चीजें जिसका आपने जिक्र नहीं किया, वो भी बहुत अहम है। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि आपकी रिफॉर्म्स के अंदर एफआईए और नैब की रिफॉर्म्स भी हम उनको देखनी है कि ये इदारे जो हैं वो वाकई अपना काम इफेक्टिव अंदाज में कर सकें। दूसरी बात उन्होंने और दोहराई है, वो ये कि जो 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान हैं, उनकी एसेट्स जो हैं उनको भी देखने की जरूरत है। तो ये तमाम रिफॉर्म्स और ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वगैरह करने के बाद जब आप कोई बात करेंगे, और ये कोई जल्दी का काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर जो सिलसिला चल रहा है वो ये 4 दिन में या 6 दिन में या 2 महीने में नहीं होगा। लिहाजा ये कहना कि ये वाले जो सख्त रिफॉर्म्स हैं और जो जरूरी रिफॉर्म्स हैं, ये सिवाय नई हुकूमत के, यानी कि जिसके ऊपर पब्लिक का मैंडेट है, बेशक वो मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत हो, जब तक के नए इलेक्शन जल्द अज जल्द नहीं होंगे, यानी नए इलेक्शन अब इसका हल है, नईम साहब, जरूरत है वो नहीं होगी। ठीक है, हारून साहब भी और नईम साहब भी नए इलेक्शन पर इस बात पे तो चले तय है कि अब जब इलेक्शन होगा तो वही इसका हल निकाल पाएंगे। नईम साहब, वक्त की चूंकि आज कमी थी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर इस पर बात होगी। नईम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, हारून अस्करी साहब का भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बरकतुल्लाह लोन साहब हमारे साथ होंगे, और बरकतुल्लाह लोन साहब इंटरनेशनली ऑयल के हवाले से जितनी मार्केटिंग होती है उन तमाम चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। ब्रेक लेते वापस आते तो उनसे भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बात करेंगे अब ऑयल के हवाले से। ऑयल इंटरनेशनली एक पॉलिटिक्स का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, और अब जो ऑयल प्राइसेस हैं
वो दुनिया भर में जिस सतह पर हैं उसके हवाले से दुनिया भर में अब ये देखा जा रहा है कि डॉलर और ऑयल प्राइसेस ये दोनों अब एक साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर की वजह से ऑयल की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, आईएमएफ के साथ मुआहदे हुए उसका बहुत असर पड़ रहा है। जहाँ पे लेवी ड्यूटी हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अपना प्रॉफिट हो, वहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या कुछ होगा और अब आने वाले दिनों में इंटरनेशनली ऑयल की कीमतें क्या बढ़ेंगी, रुकेंगी, कैसे आगे चलेगा ये मामला, क्योंकि अब ऑयल की कीमतें मुझे लगता है कि दुनिया भर में शायद बढ़ने से रुक नहीं सकती। मुख्तलिफ ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ भी अब ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि डॉलर का जोर बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ऑयल की प्राइसेस का जितना मलबा है वो आवाम पे गिर रहा है। इकॉनमी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान रूस के साथ ऑयल का मुआहदा कर चुका है, कितना फ़ायदा होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सारी चीज़ों पे, पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में बड़ा हिस्सा ऑयल का है, तो ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह लोन साहब, जिन्होंने स्पेशली हमें ज्वाइन किया है, बैन अवी तौर पर ऑयल प्राइसेस के एक्सपर्ट भी हैं, माहिर माशियात भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। बरकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बरकत साहब शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बरकत साहब, इस वक्त दुनिया भर में जो ऑयल प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, बढ़ रही थी, रुक रही थी, कम हो रही थी, ये सारा कुछ कोरोना के दिनों में शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत कम हो गई। कोरोना के दिनों में तो ऑयल की खपत ही नहीं थी तो बहुत गिर गई। इस वक्त कैसे देख रहे हैं अब ऑयल की प्राइसेस और पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस? अब 250 के ऊपर यानी रुपया ऊपर चला गया, 251 रुपये समझ लें आपके पाकिस्तान में 1 लीटर ऑयल की कीमत है। देखें, कोविड के दौरान तो ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में गिर चुकी थी, यहाँ तक कि आलमोस्ट कुछ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनको तो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर करने के लिए उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही थी उस वक्त। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करने के लिए भी तैयार थी ऑयल, कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ उस वक्त ये हालत थी। यानी आलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी ऑयल की प्राइसेस इन अ वे। होल्डिंग कॉस्ट, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही थी, वो बड़े मसाइल थे। लेकिन ज़ाहिर है जब वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो उस जो कोविड के क्राइसिस से निकलने के बाद जब इकोनॉमी खुलने लगी, ख़ास तौर से जो बिग इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएसए और चाइना है, जापान है, जो वर्ल्ड की 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जब ये इकोनॉमीज़ खुलने लगी तो डेफिनेटली जो ऑयल की कंजम्पशन है वो बढ़ना शुरू हो गई। जब ऑयल की कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो गई उस वक्त जो एविएशन इंडस्ट्री थी वो भी बिल्कुल ठप हो चुकी थी, प्लेन्स लैंड हो चुके थे, तो उसमें ऑयल की जो कंजम्पशन थी वो भी बिल्कुल कम हो गई थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ क्लोज हो गई थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें खुल गई, जब ऑयल की कंजम्पशन शुरू हो गई तो ऑयल की जो प्राइसेस है, उस ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू हो गई। यानी वो होते 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 100 क्रॉस कर गई। ठीक, लेकिन इस वक्त 100 से ज़ाहिर नीचे है, 80-85 के अराउंड है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। लेकिन पाकिस्तान में ये प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रही? डॉलर इसकी बड़ी नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो, देखिए अब मैं उस तरफ आता हूँ, ये तो ग्लोबल सिनारियो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। यानी पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस इस पिछली गवर्नमेंट में जो 150 पर लीटर थी, अब वो 250 पे चली गई है, 250 प्लस पे चली गई है। देखें, डेफिनेटली हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वी आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ठीक है, और इसीलिए हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा। यानी आप यूँ समझ लें कि अराउंड 35%, यानी रफली 35% ऑफ टोटल पाकिस्तान की इंपोर्ट का जो बिल है वो ऑयल है। ये अराउंड 23-24 बिलियन डॉलर का बिल बनता है। यानी पाकिस्तान की इंपोर्ट का, ऑयल का, सिर्फ ऑयल का 23-24 बिलियन डॉलर इज अ बिग अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो अब जब हम डॉलर में पे कर रहे हैं, ऑयल परचेज कर रहे हैं और डॉलर में इसकी पेमेंट होती है, तो डेफिनेटली जब डॉलर जो रुपये की जो पैरिटी होती है, जब उसकी रुपये की जो वैल्यू डाउन होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आ जाता है और डायरेक्टली जो है ना उसकी ऑयल प्राइस पे पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की जो प्राइस का मामला है ना, वो दो चीज़ों से लिंक्ड है, 2 वेरिएबल से लिंक्ड है। एक वेरिएबल आपका डॉलर है, डॉलर मजबूत होगा, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि आपने डॉलर में पे करना है रुपीस कन्वर्ट करके। नंबर 2, ग्लोबली आप ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो आपका जो है ना ऑयल प्राइस बढ़ेगा। इस वक्त जो सडनली जो उन्होंने 30-35 रुपीस का जो इंक्रीज किया है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से इसका कोई अभी ताल्लुक नहीं है क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइस अभी नहीं बढ़ी थी। कोई ऐसी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं थी, इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं थी। लेकिन चूंकि इन्होंने, हमारे जो नए वजीर खजाना है, इन्होंने बहुत बड़ी ब्लंडर मारी थी, बहुत बड़ी ब्लंडर, डॉलर को कैप करके पिछले कुछ महीनों से जब से आए थे, डॉलर को मसनूई तौर पर उसको रोके रखा था। जैसे उसको मार्केट में किया सर, डॉलर कैप क्या किया? वो आप डॉलर जो इंटरबैंक का रेट था और जो ओपन मार्केट का रेट था वो तो 30-40 रुपए का फर्क था, और ओपन मार्केट में तो अवेलेबल था डॉलर, बैंक्स में अवेलेबल नहीं था। एग्जैक्टली। तो उस वजह से जब ये एकदम मामला फट गया,
जब डॉलर एकदम जो है शूट अप कर गया तो उससे ज़ाहिर है ऑयल की प्राइस पे इसका इम्पेक्ट आया। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से आवाम पिसी हुई थी महंगाई के इस प्रॉब्लम में, अजाब में, इनको कोई ना कोई रास्ता निकाल के, गवर्नमेंट को कोई ना कोई रास्ता निकाल के इस इम्पैक्ट को, जो डॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है, उसको आवाम तक नहीं जाने देना चाहिए था। सही है। लेकिन इनकी इनएफिशिएंसी है और मैं समझता हूँ इनकी जो है ना अहलियत नहीं है गवर्नमेंट को इसको मैनेज करने के लिए। क्यों नहीं है सर? वजीर खजाना जो है बड़े एक्सपर्ट आदमी है, फिर भी हम उनसे एक्सपेक्ट तो कर रहे थे। देखिए, वजीर खजाना जो है ना, वजीर खजाना वो एक अकाउंटेंट है, बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है। मैं उनकी उस पर वो नहीं करता, लेकिन वो नहीं है एक माहिर माशियात या मईशत को समझना या इकोनॉमी को, वो फंड्स को कैसे रेज करते हैं, ही नोज द लेकिन ये टेक्निक। बताएं कि लास्ट जीडीपी जो इन्हीं वजीर खजाना साहब के टाइम पे थी वो 5.5 से ऊपर थी। देखिए लास्ट अब टाइम यही ग्रोथ आपको इस साल, पिछले साल एक बार तो -0.4 पे भी हम देखें, रहे। जब ये वजीर खजाना पिछले दौर हुकूमत में भी थे, इन्होंने जो है ना मईशत को ग्रॉस रूट लेवल पे सही खड़ा नहीं किया था। उस वक्त भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए थे। उस वक्त भी इन्होंने शॉर्ट टर्म जो एक इदारे को चलाने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए जो तरीक़ेकार होता है, इनको फंड रेज करने का तरीका आता है। अभी मैं खबर सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि जो एक्सपैट्रिएट्स है, जो फॉरेन हम लोग बाहर में जो रहते हैं, उनकी जो इनकम होगी अब वो भी टैक्सेबल कर देंगे। इनका काम जो है ना इस तरह से अननेसेसरी ऐसे टैक्सेस। आपको लगता है रेमिटेंसेज में भी कमी आएगी? डेफिनेटली कमी आएगी, उससे और एक डिजास्टर आएगा। यानी इस तरह की ये अहमकाना हरकतें कर रहे होते हैं, और पिछली दफ़ा भी उसने किया था जब ये वज़ीर ख़जाना था। तो ये एक अकाउंटेंट ज़रूर है, अच्छी अकाउंटेंट है, एक फाइनेंस मैनेजर है। ही इज़ अ फाइनेंस मैनेजर, नॉट अ फाइनेंशियल मिनिस्टर। मैं इनको नहीं मानता फाइनेंस मिनिस्टर। इसकी वजह यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो काम है ना, वो मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आप फंड्स को रेज करते हैं, ठीक है ना, अननेसेसरी टैक्सेस लगा के, अननेसेसरी तरीके पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के, और उससे जो है ना लॉन्ग लास्टिंग जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं ना इकोनॉमी पे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये बताएं, आपने ये कह दिया कि ऑयल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, टैक्सेशन की भरमार है, मिनी बजट आने वाला है, मिनी बजट आएगा, एक नया मामला खड़ा हो जाएगा मिनी बजट के बाद। अब मिनी बजट में मेरी इतलात के मुताबिक या आम आदमी, अब तो मेरा ख्याल है आम आदमी की इतलात भी बहुत अच्छी होगी, 200 से 300 अरब के एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे। और उसमें भी आप देखिएगा कि जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट की मद में बहुत ज़्यादा होगा, और डायरेक्ट टैक्सेस यानी आपका जो टैक्स बेस है वो उतने का उतना ही है। देखिए बिल्कुल बात सही है। अभी जो IMF ने शराइत रखी हैं, यानी कुछ जो एनालिसिस हमारे सामने है, उस एनालिसिस की बेसिस पे अराउंड 2023 जो ईयर है, इसमें इन्फ्लेशन आएगा 25%। 25% इन्फ्लेशन खुदा न ख्वास्ता अगर इस मुल्क में आ गया, जो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, तो 25 क्या 26 27 तो आम आदमी के लिए इससे भी ज्यादा और है। लेकिन ओवरऑल आप जो बात पूरे कर रहे हैं, मुल्क ठीक का, कह यानी रहे हैं। सॉरी जी हाँ। पूरे साल का जो इन्फ्लेशन रहेगा वो एज एस्टिमेटेड 25% रहेगा। IMF की शराइत, तमाम शराइत जो IMF ने शराइत रखी हैं, बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत Exactly. बढ़ा दें, ऑयल Subsidies प्राइसेस हटा को दें, मेंटेन subsidies हटा दें। करें, सर्कुलर डेट अपना मेंटेन करें, Exactly. अपने टैक्सेस को, कलेक्शन को बढ़ाएं। वो तमाम शराइत जब भी आयद होंगी ना, जो इस वक्त यानी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि हम तमाम शराइत मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक शर्त पे हम इनके साथ डिबेट करने की पोजीशन में नहीं है। हमारी इस वक्त इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी नहीं, मान तो नहीं है ना, अब तो एक तो हो गया जो मान ली। अब क्या जो आगे वाले मामलात चलेंगे IMF से ये पूरा प्रोग्राम लेने के, वो और मुश्किल होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें IMF के चुंगल से जब तक ये नहीं निकलेंगे, कैसे निकलेंगे सर? ये निकलना बहुत मुश्किल है। इनको चाहे तो निकल सकते हैं, यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करके, ये जो करप्शन कम करके, सारे मामला को ठीक करके, एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर निकल सकते हैं। कोई इतना अच्छा इशू नहीं है। बरकत साहब, आपने एक्सपोर्ट की बात की, आप चूंकि बाहर खुद रहते हैं, आप ऑयल के साथ साथ इकोनॉमी, इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, मुझे बताएं कि एक तरफ तो ऑयल पॉलिटिक्स हो रही है पूरी दुनिया में, ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं वो अब अपनी मर्जी से चल रही हैं। अभी कोविड के दिनों में आपको अंदाज़ा था कि ऑयल प्रोडक्शन पे बड़ी बहस हुई, बड़ा मामला बना। अब भी ऑयल प्रोडक्शन की जो बैरल है उसके ऊपर सर्टेन लिमिट तक तो जाने पे तैयार हैं कुछ कंट्रीज़ बड़ी, लेकिन उससे ज़्यादा जाने पे तैयार नहीं है। अगर ऑयल प्रोडक्शन भी एक लिमिटेड हद तक हुई, ऑयल की कंजम्पशन भी बढ़ गई दुनिया भर में क्योंकि अब गाड़ियाँ बढ़, फिर क्या होगा जी? देखिए ऑयल की जो बॉडी है ना, जो वर्ल्ड बॉडी OPEC कहलाती है, OPEC जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन मार्केट, उस प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो प्रोडक्शन को कम करती है OPEC।
यानी जब प्राइसेस बहुत गिर रही होती हैं तो ओपेक जो है अपनी जो प्रोडक्शन है वो कम करती है। जाहिर है देखें ये तो एक अपना मुफाद, तो वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको तो सेफ गार्ड करेंगे। ग्लोबली अगर ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं और उनकी इनकम में डेंट आ रहा है तो वो अपनी प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है ना। और अगर कंजम्पशन ज्यादा बढ़ती है ग्लोबली तो अपनी वो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये तो एक देखें वो तो अपना मैकेनिज्म अपना चलाते रहते हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो अच्छा रशिया के साथ क्या होगा जी? मुआहिदा हो गया है, ऑयल आ जाएगा, क्या होगा? अब तो दुनिया में वैसे भी ऑयल की कीमतें कम है, हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको कीमतें बढ़ानी है, लेवी ड्यूटी आपने लेके जानी है 50 से ऊपर। देखिए मैं आपको बताऊं, रशिया से अगर हम ये जो ऑयल के हवाले से अगर हम डील करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लस भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि हमें जो है ना ऑयल जो है कंपैरेटिवली कम प्राइस पे मिलेगा। लेकिन आपको रिफाइनरी भी लगानी पड़ेगी उस ऑयल के लिए, क्योंकि वो ऑयल आप अभी तक यूज़ नहीं किया। जी जी, और रिफाइनरी के हवाले से जो है ना हमारे एक ब्रदरली कंट्री सऊदीया ने जो है ना कोई 12 से 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने प्रॉमिस किया है। अगर वो रिफाइनरीज लग जाती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आके, और हम रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वजह यह है कि जब आप क्रूड ऑयल ख़रीदने जाते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन जब आप रिफाइंड ऑयल ख़रीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसका बिल बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आप एक तरफ से ये इन्वेस्टमेंट लाते हैं जो सऊदीया ने प्रॉमिस किया है, रिफाइनरीज लगती हैं, और दूसरी तरफ से आप जो है ना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से और उसकी रिफाइनरी जो है यहाँ पाकिस्तान में करवाते हैं। तो यानी पाकिस्तान का को जो है ना, मैं समझता हूँ कि 25 to 30% इंपोर्ट बिल में कटौती हो सकती है ऑयल के बिल में। ये बहुत अच्छा एक मतलब पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इशू उसके नेगेटिव्स भी हैं। यानी अगर हम अपना जो बरादराना मुल्क सऊदीया को उससे हट के उसका बिजनेस वहाँ रशिया की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो क्या वहाँ पे हम नाराजगी मोल सकते हैं? नहीं मोल सकते हैं। ये बात भी ये भी एक सोचने की बात है। अब एक मसला ये भी है ना कि आप अपनी अगर एक्सपोर्ट देखें तो आपका बड़ा बायर अभी भी अमेरिका है, चाइना नहीं, आपका अच्छा दोस्त भी नहीं है। मोर देन 50% हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका से। अब अमेरिका क्या इस पे उसने ओके तो कह दिया है कि कर सकते हैं आप, उन्होंने कह दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पे ये मामला ऐसे चल सकता है? देखिए यानी अमेरिका जो है, अगर हम अमेरिका के हाथों इस तरह ब्लैकमेल होते रहे कि वो हमारा मोर देन 50% एक्सपोर्ट्स का जो बायर है, तो हम तो सांस भी नहीं ले सकते। हमें तो कुछ स्टेप्स तो नई मंडियां हम ढूंढते क्यों नहीं? नई मंडियां यूरोप, हमारे 4 यूरोप के बड़े कंट्रीज भी हमारे एक्सपोर्ट के हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये भी बड़े, यानी अमेरिका के बाद ये हैं जो यूरोप के जो मेजर 4 कंट्रीज हैं। बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमें जो है ना अपने जो बायर है नई मार्केट्स में जाना चाहिए, गल्फ कंट्रीज में जाना चाहिए, दूसरे फार ईस्ट एशिया में जाना चाहिए। हमारा पूरा डिपेंडेंट इस वक्त जो है ना अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और 4 बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वही पुरानी रिवायती वही चल रही हैं। तो जब आपका बायर इतना स्ट्रांग होगा, जब आपसे 50% से ज्यादा खरीदेगा, तो डेफिनेटली वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बरकतुल्लाह लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात हैं और बैनुल-अक़वामी मईशत के साथ साथ इंटरनेशनल ऑयल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के प्राइसेस इन पर नजर रखते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात।